दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसी चैप्टर में हम लोगों ने एक पार्ट लिया था कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, और फिर हम लोगों ने देखा था उसी का और एक पार्ट देखा था कि इटली के एकीकरण में एक आदमी था जिस आदमी का नाम था गॉरिबॉडी। क्या नाम था? गॉरिबॉडी। तो हम लोग उसी के बारे में बात किए थे कि गॉरिबॉडी ने किस प्रकार इटली के एकीकरण में अपना भूमिका निभाया और किस तरह से उसने अपना पूरा जिंदगी समर्पण कर दिया इटली के एकीकरण में। अब हम लोग उसी का एक पार्ट लेंगे कि ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ, और या तो मैं बोलूंगा कि ब्रिटेन के एकीकरण में क्या क्या घटनाएं हुई, तो उसी तरह ब्रिटेन की अजीब दास्तां हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आपके बुक पे ये टॉपिक लिखा होगा कि ब्रिटेन की अजीब दास्तां, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्रीतम आर्ट्स अकादमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है ब्रिटेन के एकीकरण। तो उससे पहले समझिए कि ब्रिटेन को ही ब्रितानी भी बोला जाता है। जैसे हम लोग इंडिया के लोग इंडियन होते हैं, फ्रांस के लोग फ्रांसीसी होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन के लोग क्या होते हैं, ब्रितानी होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटेन जो है वो पहले निरजातीय था। क्या था? निरजातीय था। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि वो निरजातीय क्या होती है। तो बात है कि आज जो भी हम लोग राष्ट्रीयता की भावना के बारे में देख रहे हैं कि एक देश आजाद है, वो अपना लोकतांत्रिक विचार लेके चल रहा है, दूसरा देश सेम उसी तरह लोकतांत्रिक विचारधारा को अपना रहा है, या वो आजाद हुआ है। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र जब अलग अलग खंडों में बटा था उनको जोड़ने की जो भावना है, तो विद्वानों का मानना है कि ये जो राष्ट्रीयता की भावना है उसकी उत्पत्ति या उस पूरे विचार की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वो ब्रिटेन से हुई है। कहां से हुई है? ब्रिटेन से हुई है। इसलिए मैंने लिखा है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल आदर्श आज आप देख रहे हो पूरे समाज में, पूरे विश्व में, तो उसका मॉडल कहां से लिया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से लिया गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सर क्या क्या चीजें हुई थी, घटनाएं ऐसे कि ब्रिटेन को हम लोगों ने आदर्श माना, कि ब्रिटेन ने जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार का सपोर्ट किया उस तरह आज हम लोग गणतंत्र है, हम लोग जनतंत्र है। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो भी कुछ आप देख रहे हो आदर्श मॉडल की हम लोग आज आजादी को आगे लेके जा रहे हैं, वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन मैं बात करूं कि ये जो आजादी है क्या ब्रिटेन में ही अचानक आ गया था क्या, या फिर जो आजादी ब्रिटेन को मिला था, जो राष्ट्र राज्य का मॉडल ब्रिटेन में बना, तो क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटेन में कुछ अचानक उथल पुथल नहीं हुई थी, एक धीमी प्रक्रिया थी, या कुछ भी जो प्रक्रिया आज देख रहे हो जिसके कारण एक देश दूसरे देश को जोड़ रहा है या एक देश दूसरे देश से अलग होकर अपना गणतंत्र बना रहा है, तो वो कोई ऐसा कोई अचानक हुआ क्रिया नहीं था, या मैं बोल सकता हूं कि ऐसा कोई परिणाम नहीं था कि बहुत बड़ी क्रांति हुई, बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई और उसके बाद देश को आजाद मिला। तो ऐसी कोई घटनाएं नहीं थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य के निर्माण में कोई अचानक या कोई उथल पुथल या क्रांति का कोई परिणाम नहीं था। ये जो पूरा परिणाम था ये लंबे समय तक चला हुआ, एक लंबे समय तक चला हुआ एक प्रोसेस के थ्रू से बारी बारी से चला हुआ एक पूरी घटना था, जिसके बाद आज ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। मैंने क्या बोला कि जिस तरह हम लोगों ने फ्रांस में देखा तो फ्रांस में बहुत ज्यादा क्रांति हुई, हम लोगों ने यूरोप में देखा, यूरोप में क्रांति हुई, इटली के एकीकरण में क्रांति हुई, जर्मनी के एकीकरण में क्रांति हुई, और तब जाके पूरा एक समाज बना, गणतंत्र बना। तो वहां पे क्रांतियां हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में किसी तरह का कोई क्रांति नहीं हुआ, किसी तरह का कोई सामाजिक भिन्नताएं पैदा नहीं हुई, सामाजिक असमानताएं पैदा नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे लंबी चलने वाली प्रक्रिया के साथ क्या हो गया कि ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो ये तो सारी घटनाएं थी कि ब्रिटेन को आजाद होने के लिए या ब्रिटेन को एकीकरण होने के लिए क्या प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ा। लेकिन अभी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये तो सारी प्रक्रिया थी कि वो आज हम लोग जो भी मॉडल को लेके चल रहे हैं वो ग्रेट ब्रिटेन हमारा आदर्श मॉडल है, ब्रिटेन में कोई तरह की क्रांति नहीं हुई, कोई तरह की सामाजिक उथल पुथल नहीं हुई, किसी तरह का कोई परिणाम नहीं देखने को मिला, लेकिन ब्रिटेन आजाद हुआ सर। और जो भी कुछ आप देख रहे हो ये लंबे प्रयास का कारण है सर, हमने तो माना। लेकिन आप मेरे को बताओ कि आखिर क्यों ब्रिटेन का एकीकरण हुआ? क्या मैंने बोला कि आखिर ब्रिटेन का एकीकरण क्यों हुआ? आप मेरे को इसके बारे में बताओ सर। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जो सारी क्रियाएं हुई कैसे। तो मैं बात करता हूं कि आप पीछे जाओगे 18वीं सदी में जब जाओगे
तो 18वीं सदी से पहले मैंने बोला ब्रितानी, और मैंने पहले वीडियो का स्टार्टिंग में बात कर दिया था कि ब्रिटेन यानी कि देश और वहां के रहने वाले लोग क्या होते हैं, ब्रितानी। तो 18वीं सदी से पहले आप जाओगे तो ये जो ब्रितानी देश है, यानी ये जो ब्रिटेन नाम का जो राष्ट्र है वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर राष्ट्र नहीं था तो राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ सर? मैंने क्या बोला कि अगर राष्ट्र नहीं था तो राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ सर? तो मैं एक चीज बताऊंगा कि मैंने क्या बोला कि 18वीं सदी से पहले ये क्या था, एक राष्ट्र नहीं था तो भाई क्या था? तो मैं बात करता हूं ये द्वीप समूह था। क्या था? एक द्वीप समूह था। और आप ब्रिटेन का जब चित्र देखोगे तो अलग अलग जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे टापुए देखने को मिलेगा। तो ये पहले ब्रितानी नहीं था, मतलब देखो हम लोग बोलते इंडियन, माने क्या, इस वाले क्षेत्र पे कोई एक धर्म के लोग रहते होंगे जो इंडियन है चाहे हिंदू है, लेकिन उसके पहले जो ब्रितानी था वो केवल ब्रितानियों का नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। और वो लोग क्या क्या थे, तो कुछ लोग अंग्रेजी वाले लोग थे, कुछ लोग स्कॉटलैंड वाले लोग थे, कुछ लोग आयरिश वाले लोग थे। तो अलग अलग तरह के लोग रहते थे और इन्हीं को क्या बोला जाता था, निरीजातीय बोला जाता था। मैंने क्या बोला कि पहले 18वीं सदी से पहले ब्रितानी कोई राष्ट्र था ही नहीं, वो एक द्वीप समूह था और उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अंग्रेज रहते थे, स्कॉट्स रहते थे और आयरिश भी रहते थे। और इसीलिए इस द्वीप समूह को, या मैं बोलूंगा इनको क्या बोला जाता था, निरीजातीय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निरीजातीय। अब मैंने पहले बोला कि ब्रिटेन एक निरीजातीय द्वीप था, तो भाई निरीजातीय का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है, तो निरीजातीय का अर्थ क्या होता है कि एक साझा नस्ल, माने यहाँ पे जो भी कुछ होगा अलग अलग प्रकार के जातियां, धर्म के लोग, नस्ल, जनजातियां या संस्कृति का उद्गम। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, वो लोग अपना संस्कृति को एक दूसरे के साथ बांटेंगे और वो लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात जानिएगा कि अब हम लोग जैसे बात करते हैं फ्रांस, तो फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांसीसी लोगों का कब्जा होता है या फ्रांसीसी लोग वहां पे शासन करते हैं, अपनी गणतंत्रता देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदू लोगों की प्रचलितता रहती है, जो लोग हिंदू लोग हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूंगा निरीजातीय में, तो यहाँ पे यानी कि ये ब्रिटानी जो पूरा द्वीप समूह था, यहाँ पे किसी खास प्रकार का, क्या मैंने बोला, किसी खास प्रकार का जाति का कोई अधिकार नहीं था या उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं था कि वो ब्रिटानी राष्ट्र को यानी कि ब्रिटेन राष्ट्र को चलाए। यहाँ पे कोई भी समुदाय, चाहे वो अंग्रेजी समुदाय के लोग हो, चाहे वो स्कॉटिश समुदाय के लोग हो, चाहे वो आयरिश समुदाय के लोग हो, वो लोग क्या कर सकते थे कि उस पूरे द्वीप को अपना मान सकते थे। क्या कर सकते थे? उस द्वीप को अपना मान सकते थे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि जो भी लोग 18वीं सदी से पहले ब्रितानी का ही केवल राष्ट्र नहीं था, इनमें बहुत सारे लोग रहते थे, अंग्रेजी, स्कॉट्स और आयरिश वाले लोग रहते थे। इन्हीं को निरीजातीय कहा जाता था। और निरीजातीय की सबसे बड़ी खास जो चीजें मेरे को लगी कि वो क्या लगी कि इन सभी लोगों की अपनी संस्कृति और राजनीति की परंपराएं थी कि मैं अगर अंग्रेजी हूं तो मेरी जो परंपराएं, मेरी जो संस्कृति होगी फलना फलना होगा, है ना। मैं अगर आयरिश हूं तो मेरा ऐसा ऐसा होगा, और मैं अगर स्कॉटिश हूं तो मेरा जो सारा कुछ रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा। तो इस तरह की जो सारी व्यवस्थाएं थी वो कहां पे था, स्कॉटिश में था, कहां पे था, ब्रितानी में था। कब? 18वीं सदी से पहले। तो हम लोग इस घटना से बोल सकते हैं कि पहले ब्रितानी जो राष्ट्र था वो केवल ब्रिटेन का नहीं था या केवल ब्रिटेन के लोगों को नहीं था, बल्कि वो अंग्रेजी लोगों का भी था, बल्कि वो स्कॉट्स लोगों का भी था, और किसका भी था, आयरिश लोगों का भी वो था। बात क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि सर मैंने तो समझा कि किस तरह से ग्रेट ब्रिटेन हमारे पूरी समाज की एकरूपता को या समाज की स्वतंत्रता को लाया, किस तरह से ब्रिटेन अलग राष्ट्र था या ब्रितानी था ही नहीं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब अलग अलग द्वीप था, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और उस द्वीप को अपना मानते थे, लेकिन आज ऐसा क्या घटना हुआ सर कि ब्रिटेन को एक ही नाम से जाना जाता था, पहले निरीजातीय के नाम से जाना जाता था, निरीजातीय समूह के नाम से, लेकिन आज ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या घटना हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप लोग जानते हो एक वर्ड का कि अंगाल भारतीय वर्ड का एक प्रयोग किया जाता है। क्या? अंगाल भारतीय का। तो अंगाल भारतीय का अर्थ क्या होता है कि ऐसे लोग जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन वो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो लोग बाहर के होते हैं और इंडिया में आके रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंगाल भारतीय लोग, ठीक है ना। जिनकी मैं बोल सकूं जैसे हम लोग के यहाँ पे भारत में एक रूल है कि ऐसे लोग जो लोग बाहर के और 10 साल तक इंडिया में रहेंगे
तो उनको क्या बोलेंगे, उनको एनआरआई का उपाधि दिया जाता है, और एनआरआई को क्या बोला जाता है, अंगाल भारतीय बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग थे जो अंगाल राष्ट्र के लोग थे। अंगाल राष्ट्र यानी कि जो बाहरी लोग आके यहां रहे थे, कहां पे, ब्रितानी राष्ट्र में या ब्रिटेन के समूह पे जो लोग रहे थे। तो जैसे अंगाल राष्ट्र में क्या हुआ कि अंगाल राष्ट्र में जैसे ही वृद्धि होने लगा पैसे का, धन का, दौलत का, तो उसी तरह उनका ताकत क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जैसे ही अंगाल राष्ट्र क्या हो गया, धन और दौलत और जो उनकी अहमियत थी और जो उनका सत्ता था, उनमें जैसे ही वृद्धि होने लगा, तो वो क्या करने लगा कि अपने द्वीप में तो शासन किया ही, साथ में अगल बगल जो ब्रितानी राष्ट्र का जो द्वीप था वहां पे भी क्या करने लगा, वो अपना शासन को क्या करने लगा, बढ़ाने लगा। बोलने का मतलब है कि मान लिया जाए कि ये जो सारे द्वीप है ये ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है, बगल में कोई एक पड़ोसी था जो अंगाल भारतीय था। देखो यहीं से कोई उठ के आ गया तो इसको मतलब अंगाल भारतीय, मतलब अंगाल राष्ट्र तो बोल सकते हैं ना, बगल वाला राष्ट्र। तो यहीं पे कोई एक राष्ट्र था जो जिसके पास धन दौलत पैसा उसा बढ़ने लगा। अब वो बढ़ने लगा तो ये क्या किया कि अपना ताकत तो बढ़ाया, ताकत को बढ़ाने के साथ साथ क्या करने लगा कि अपने क्षेत्र का क्या करने लगा, यहाँ पे विकास करने लगा। तो जैसे ही उन द्वीपों में, जैसे ही अंगाल भारतीय के द्वीपों में धन का, दौलत का और उनकी जो अहमत और सत्ता जो था वो जैसे ही वृद्धि हुआ, तो ये सबसे पहले क्या करने लगे कि अपना जो दबाव है वो बाकी दूसरे देशों पे भी डालने लगे। क्या करने लगे, अपने दबाव को बाकी दूसरे देशों पे भी क्या करने लगे, डालने लगे। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये अंगाल राष्ट्रों ने ब्रितानी का जो पूरा राष्ट्र था, जो निरीजाति का जो पूरा एक द्वीप था, उन पे जैसे अपना कब्जा फैलाना स्टार्ट किया, तो अंगाल राष्ट्रों के बीच में और किसके बीच में, अंगाल राष्ट्रों के बीच में और जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष स्टार्ट हुआ। और संघर्ष के दौरान क्या हुआ, चूंकि ये लोग जो थे, कौन लोग, जो लोग अंगाल राष्ट्र के लोग थे, जो लोग बाहरी राष्ट्र के लोग थे, उनका ताकत, उनके पास पैसा, धन दौलत किससे ज्यादा था, तो निर्जातीय समूह से ज्यादा था, निर्जातीय लोगों से बहुत ज्यादा था। और मैं निर्जातीय का किसका बात कर रहा हूं, माइंड में बैठा लेना आप लोग। तो निर्जातीय लोगों से क्या था, बहुत ज्यादा था। तो इसी कारण ये जो अंगाल लोग थे वो लोग अपना संसद कहां पे, निर्जातीय समूह पे, यानी कि जो आज ब्रितानी यानी जो ब्रिटेन का जो समूह है अलग अलग, वहां पे क्या करते हैं, अपना संसद को स्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो किसके पास नहीं था, जो निर्जातीय लोगों के पास नहीं था। तो अंगाल राष्ट्र ने क्या किया कि 1688 में, ये डेट याद रखिएगा कब का मैं बात कर रहा हूं, 1688 में ये जो राजतंत्र था, इनके पास, अंग्रेज लोगों के पास, स्कॉट लोगों के पास और आयरिश लोगों के पास, जो निर्जातीय जो समूह था उनके पास जो अपना अपना द्वीप का जो क्या था, राजतंत्र था, उनको क्या करते हैं, ये अंगाल राष्ट्र के लोग छीन लेते हैं। कब? तो 1688 ईस्वी में। मैंने क्या बोला कि जैसे ही अंगाल राष्ट्र में धन दौलत और ताकत पैसा बढ़ा, जैसे ही उनकी अहमियत बढ़ी, तो वो लोग अपना प्रकोप बगल वाले जो राष्ट्र है, जो द्वीप है, वहां पे दिखाना स्टार्ट किए। चूंकि ये जो अंगाल राष्ट्र के लोग थे उनके पास ताकत ज्यादा था, किसके एवज में, तो जो लोग निर्जातीय लोग थे उनके एवज में ज्यादा ताकत था। इसी के चलते इन्होंने क्या किया कि निर्जातीय समूह पर अपना संसद को स्थापना किए। कब? 1688 में। और उनका जो राजतंत्र था वो छीन लिया। अब इसी के बीच में क्या होता है कि अंगाल संसद में, देखिएगा इसी के बीच क्या होता है कि 1688 में जैसे ही निर्जातीय समूह में अंगाल संसद का गठन हुआ, तो उसी के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि देखो सबसे पहले अलग अलग द्वीप था, अलग अलग लोगों की पहचान थी, अलग अलग लोग अपना राजतंत्र चलाते थे, लेकिन अब पूरे जो द्वीप है उसमें बस एक लोगों का अधिकार हुआ। और वो किसका हो गया? तो अंगाल राष्ट्र का। किसका हो गया? अंगाल राष्ट्र का। उनका संसद स्थापित हो गया। तो उसी के माध्यम से, अंगाल राष्ट्र के ही माध्यम से, जो अलग अलग द्वीप था या जो अलग, उस द्वीप में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, उनमें बस अब एक धर्म, या मैं बोल सकता हूं कि एक दबदबा स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोगों ने बोला अंगाल राष्ट्र का दबदबा स्टार्ट हुआ। और इसी अंगाल सदन के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र कहां पे था, जिसका मुख्य केंद्र कहां था? इंग्लैंड का। यानी कि ये जो अंगाल के लोग थे वो लोग कहां के थे? इंग्लैंड के थे। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। तो अब इसी के आधार पे एक एक्ट चलाया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम था? एक्ट ऑफ यूनियन। कब का मैं
मैं बात कर रहा हूँ, 1707 का मैं बात कर रहा हूँ। 1688 में अंगार राष्ट्रों ने क्या किया कि ये जो निर्जातीय द्वीप समूह है उस पर अपना अधिकार किया और अपने संसद को चलाना स्टार्ट किया। और उसी के एवज में क्या होगा, एक एक्ट आया। उस एक्ट का क्या नाम था? उस एक्ट का क्या नाम था? तो एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम था? एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम था? एक्ट ऑफ यूनियन नाम था। तो अब इसी एक्ट के यूनियन के आधार पे इंग्लैंड को और जो ये स्कॉटलैंड है, मैं किसका बात कर रहा हूं, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हुआ, एक कानून पारित हुआ। और इसी कानून के परिणाम स्वरूप ये जो आप नाम देख रहे हो ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ, गठन हुआ। क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड के एकीकरण का सबसे मुख्य भाग क्या था या क्या सहायता था, तो आपको बस एक ही चीज बताना है कि अंगार राष्ट्र ने जैसे ही अपना संसद का स्थापना किया निर्जातीय समूह पे, तो उसी के एवज में क्या हो गया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कानून पारित हुआ, जिस कानून का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 की वो घटना है। उसी के एवज में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो गया, गठन हुआ। तो हम लोगों ने ये ग्रेट ब्रिटेन का गठन के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में एक दृश्य होती है, एक कल्पना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव रूपक। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप चैप्टर पे 3-4 नारी रूपक के बारे में देखोगे। तो नारी रूपक का मैं बात करूं तो जैसे एक राजा को दिखाना बहुत आसान होता है कि वो राजा है, ऐसा ऐसा उसका हाथ पैर होता है। लेकिन कभी क्या राष्ट्र को एक रूपक के रूप में दिखाना आसान होता है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्र की दृष्टि की कल्पना करने के लिए लोगों ने नारी रूपक का ही प्रयोग क्यों किया, तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये बात है 18वीं सदी और 19वीं सदी की बात है, जब कलाकारों ने क्या किया कि राष्ट्र को मानवीकरण का रूप दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि अगर एक पत्थर को जब तक भगवान, यानी कि जब तक उसको भगवान का मूर्त नहीं बनाया गया, तब तक लोगों ने उस पत्थर को भगवान नहीं माना। तो जिस तरह अगर एक राष्ट्र बना है, तो उस राष्ट्र का जब तक मानवीय रूप नहीं होगा, क्योंकि जैसे मानवीय रूप होगा तो उसको चोट लगेगी, उसको घात पहुंचेगा, उसको दुख होगा, उसको दर्द होगा। तो उसी तरह लोगों ने क्या किया, राष्ट्र को पहले मानव के रूप में आंका। यह कब की घटना है? 18 से 19वीं सदी की घटना है, जब कलाकारों ने क्या किया, राष्ट्र को मानवीकरण का रूप दिया। कारण मैंने बता दिया। अब देखो, दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो एक देश को चित्रित किया गया, किसके रूप में? मानवीकरण के रूप में किसी भी देश को क्या किया गया, चित्रित किया गया। और चित्रण का मतलब क्या था? उस चित्र में एक देश को एक व्यक्ति के रूप में, किसके रूप में? एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। और उस समय सबसे ज्यादा जो मैं बात करूं कि जो दुख झेलने वाले लोग थे या जो कष्ट लेने वाले लोग थे, वो लोग कौन था? नारी। कौन था? नारी। तो उस समय सबसे पहले राष्ट्र को क्या किया गया कि नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि मां को जब चोट लगती है तो बेटा को दर्द जरूर होता है। तो इसीलिए पहले राष्ट्र को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया? नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। और आपको मैं बता दूं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि नारी के रूप में बस प्रस्तुत किया गया है, असल जिंदगी में वो नारी था ही नहीं, वो नारी था ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यह तो राष्ट्र के ये जो पूरी जो मानवीय रूप दिया गया, या मैं बात कर सकता हूं कि एक चित्रित किया गया, तो इसका मतलब क्या था? तो यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था कि मेरे मन में राष्ट्रीयता की भावना का विचार है, मैं उसको और अच्छे से अग्रसर करूंगा। इसके विचार के फलस्वरूप मानवीकरण किया गया। अब हम लोग नोट में देखते हैं कि जो भी छवि था, जो भी छवि छापा गया राष्ट्र के रूप में, मानव के रूप में, मानवीकरण के रूप में, तो वो सारा क्या हो गया कि बाद में जाकर वो रूपक बन गया, राष्ट्र का रूपक बन गया। क्या कि यानी कि राष्ट्र को अब उसी रूप से क्या करने लगा, जाने लगा। ये कब की घटना है? 18वीं से 19वीं सदी की घटना है। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र रूपक, मैंने यहाँ पे बोला क्या कि जो भी मानवीकरण का चित्रण छापा गया वो किसका रूप ले लिया गया, तो राष्ट्र रूपक का रूप ले